नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ थे पर्यावरण शिक्षक प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई, जो हमें बता रहे थे कि इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मानव की क्या कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए और किस तरीके से साइंस इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी हम इस कार्यक्रम में वही चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई से। प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। पिछले जो कार्यक्रम की चर्चा थी, बहुत सारी चीजें आपने उसमें बताई और आज भी हम इस तरफ ही बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो मेरा जो अगला सवाल है आज के कार्यक्रम का, वो सबसे पहला ये है कि सर, भारत जैसे देश के लिए कुछ पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़कर है, जिसमें कि जल संकट, जंगल की आग ये शामिल रहती है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट के उत्पादन के लिए अन्य उद्योगों पर निर्भर रहता है, जिससे कि बहुत सारी कार्बन उत्सर्जन की वजह से इसे भूरा उद्योग भी कहा जाता है। इसका मतलब हम आपसे समझेंगे कि ये क्या है। ये जो समस्या जो है वो एक दूसरे से पहले तो जुड़ी हुई है, वो समझने की जरूरत है। पहले हमको समझते थे कि भाई जल की बात करेंगे तो आज जल का जो संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी जो चाहिए, वो अपना वाटर साइकिल से जुड़ी हुई बात है। तो वाटर साइकिल में कितने वृक्ष है, तो में आपने फॉरेस्ट क्लियर कर दिए, जंगल क्लियर कर दे, और आपने आप बोलते हैं कि भाई वाटर का इरोजन होता है, वाटर गिरती नहीं है, बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाते हैं। तो ये सब समस्या जुड़ी हुई है। अभी जल संकट के लिए और जल की जो परिस्थिति है उसके लिए सरकार से और सरकार के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से बहुत से कार्यक्रम अपने वहाँ हो रहे हैं अभी, और बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम भी, हमारे इंस्टीट्यूट भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि गांव वाले एक गांव कैसे समझे कि जल की परिस्थिति क्या है और उनको क्या करना है, जल को सिक्योरिटी मिले इसलिए क्या करना है, तो संरक्षण कैसे करना है। तो ये एक बात है। जंगल की आग की बात की, ये सब समस्या क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। और लेकिन जो क्लाइमेट चेंज जो होने वाला है उससे हमको एडेप्टेशन करना है। क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति में जो चीज आती है मिटिगेशन। मिटिगेशन का अर्थ होता है कि क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति बिगड़े नहीं, और एडेप्टेशन होती है कि जो बिगड़ी हुई है उससे हमको असर कम हो। तो ये दोनों समस्या में हमको काम करना है, जंगल के बारे में और जल के बारे में। अब जैसे आपने बताया कि हमें इन दिशाओं में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि दुनिया को एक अर्थ चार्टर की आवश्यकता महसूस हुई थी। एक तो वो आवश्यकता क्या थी? क्या पर्यावरण को नष्ट होने की कोई दूरदर्शिता भी थी? और क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सोर्स है जिससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है? पहले तो समझना है कि अर्थ चार्टर क्या है। सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट की हुई वो 1992 में रियो में हुई, जब दुनिया के सब देश 180 कंट्रीज का ऐसा कुछ वो इकट्ठे हुए, और ये परिस्थिति, ये समस्या जो अब लोग जानने लगे थे पर पर्यावरण कुछ करना है, तो उससे रियो में कॉन्फ्रेंस हुई। तो तब एक सुझाव ऐसा था कि एक अर्थ चार्टर की भी एक ड्राफ्ट करे, जैसे हमें ह्यूमन राइट्स चार्टर है। ह्यूमन राइट्स चार्टर ऐसा है कि भी जो भी ह्यूमन है पृथ्वी में, कोई भी देश में है, तो उनकी कुछ राइट्स होती है। तो ऐसे अर्थ चार्टर ने सोचा कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन से मूल्य को स्वीकारना है। मूल्यों आधारित नैतिकता
के बारे में कैसे हमको ये करना है। तो अर्थ चार्टर की ड्राफ्टिंग शुरू हुई थी तब 92 में कुछ देश ऐसे थे, खास करके अमेरिका, कि जिसने बताया कि भी हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर आप मूल्यों की बात कर रहे हैं तो हम शामिल नहीं। हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन जो अमेरिका की जीवन शैली है, वो नेगोशिएशन के लिए नहीं है। हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए वो अर्थ चार्टर 1992 में नहीं हो सका, लेकिन 2000 के साल में नेदरलैंड्स में वो अर्थ चार्टर एक का चार्टर, सिटीजन चार्टर जैसे तय में हुआ है। तो उसमें जो लिखा है वो जो ये मूल्यों की बात है, जो मूल्यों की क्यों जरूरत कि आज हमने ये टॉक में जलवायु की बात की, जलवायु समस्या की बात की। कोई जलवायु समस्या ऐसी है कि अपना देश अभी विकास हो रहा है, तो हमको एक कार्बन की जरूर है अभी। कैसे हम ज्यादा करें तो थोड़ा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज बढ़ेगा हमारा। तो दूसरी तरीके से जो विकसित देश है पश्चिम के, उन्होंने कुछ घटाना है, कुछ कंजम्पशन डिक्रीज करना है, दे हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल इन अ डिफरेंट वे। तो ये जो फेयरनेस की बात है, तो व्हाट इज नैतिक, तो ये क्लाइमेट में और क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं। तो ये एथिक्स और जस्टिस वो साइंस में नहीं आता है, साइंस को कैसे यूज करेंगे उसमें आती है जी। तो एथिक्स एज मच इम्पोर्टेंट एज साइंस। तो मतलब अर्थ चार्टर का ये था कि पर्यावरण के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए जिस पर हर कंट्री को अप्लाई करना होगा, ये अर्थ चार्टर का मतलब था। कायदे कानून है, कायदे कानून का बेसिस क्या होना चाहिए, कायदे कानून करेंगे तो बेसिस क्या होना चाहिए कि एक है फॉर इंस्टेंस रियो में देखिए आगे पोल्यूटर पेज माने जो प्रदूषण करता है उनको कुछ करना है। तो ये पोल्यूशन 1992 में बात हुई थी। अब हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आज कितने साल के बाद हम कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और टीन बनाती है, तो टीन जो लोग फेंकते हैं उसकी जवाबदारी उनकी है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो एथिक्स में आती है, अर्थ चार्टर में आती है। वो अर्थ चार्टर पढ़ के हम कायदे कानून बनाएंगे। तो कायदे कानून के पीछे जो रहा मूल्य है वो अर्थ चार्टर में, कायदे कानून तो होते हैं, कायदे कानून के पीछे रहे जो उनके मूल्य है वो मूल्य की बात अर्थ चार्टर में। तो सर अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है वो अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी की दिशा में काम कर रही हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल है कि सर अब कई देश ऐसे हैं जो कि समय सीमा तक कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन को अपना रहे हैं। भारत भी इस मिशन का हिस्सा बन रहा है और जीवाश्म ईंधन के स्थान पर बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए जगह ले रहा है। तो क्या ये जलवायु अंत तक पहुंचने को बचाने में एक मदद करेगा ये कदम, या हम किस दिशा में अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? जो ये बिजली वाली वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, वो जो दिशा में चाह रहे हैं उसमें दे विल हेल्प और मदद करेंगे। लेकिन सोचना ये है सब लोग अगर पर्सनल वाहन ही यूज करेंगे तो भी एक प्रॉब्लम है, इतने वाहन यूज करेंगे वही पहला प्रॉब्लम है। इसलिए हम अभी बात करते हैं कि शहरों में जहाँ बाइसिकल कर सकते हैं वहाँ साइकिल के उपयोग करो, जहाँ चल के पैदल चलते भी जा सकते हैं उसकी भी सुविधा अच्छी करो। अपने शहर में आपने देखा होगा कि फुटपाथ बहुत सी जगह निगलेक्टेड है, फुटपाथ अच्छे तरीके हम रखते नहीं, जो भी सुधार करते हैं वो रोड में करते हैं, लेकिन फुटपाथ में इतना नहीं करते। अभी कितने देश ऐसे, अभी पेरिस में जाएंगे तो आप बिजनेसमैन साइकिल पर काम करने जा रहे हैं, वो देख सकते हैं। क्योंकि वो उन्होंने देखा कि गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल वो तो अच्छा ही है, करना ही है। उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक में हो सकती है, ट्रेन इलेक्ट्रिक में हो सकती है, डीजल जो अपनी ट्रेन से वो हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन कर दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिए, लेकिन व्हीकल का उपयोग कम हो वो भी हमको सोचना है। तो ये सब पहले भी बताया कि जीवन शैली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमको देखना है कि हर कदम हम लेंगे तो वो पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी की दिशा में हम स्टेप्स ले और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली की व्हीकल जरूर एक स्टेप है। लेकिन बिजली कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, वो भी उसमें देखना है। देखिए अहमदाबाद में अभी बिजली की व्हीकल आने लगे, लेकिन बिजली कोयला से बनती है, तो उसमें तो पोल्यूशन ज्यादा होगा जब तक वो रिन्यूएबल रिसोर्स में हम बदले नहीं। लेकिन इट इज इन द राइट डायरेक्शन।
सर अक्सर मतलब हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट है, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि अगर कोई कुछ करना भी चाहता है किसी भी दिशा में आगे बढ़कर तो बहुत अलग नजरिए से उसे देखने लग जाते हैं, एक मजाक बना देते हैं। कहीं ना कहीं ये सोच भी लोगों को बदलने की जरूरत है कि अपना व्यवहार बदलें सबसे पहले। हम एक हैदराबाद में स्कूलों में काम करते थे, तो उस वक्त से छोटी बच्ची थी 10 साल की शायद, और ये जो पर्यावरण की बात करते थे, फुटप्रिंट की बात करते थे कि जिससे हम कितना अपनी लाइफस्टाइल से पृथ्वी पर क्या असर होती है, ये सब बात करते थे। तो लड़कियों ने एक प्रोजेक्ट किया है और हैंडप्रिंट एक कॉन्सेप्ट लाया। तो सबने पूछा कि भाई हैंडप्रिंट क्या है, हाथ का छप्पा क्या है? तो बोलते हैं कि अपने पास जैसे पृथ्वी पर हम वेस्ट करते हैं, पृथ्वी पर हम यूज करते हैं, ना ही अपने पास शक्ति है कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये हैंडप्रिंट इज अ सिंबल फॉर पॉजिटिव चेंज। तो ये मैंने 2007 में एक यूनेस्को की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रखा कि भाई ये नया कॉन्सेप्ट शिक्षण के लिए एक हो रहा है, अपनी एक स्कूल में से आया है, 10 साल की बच्चियों से आया है। तो ये इतना लोगों को पसंद हो गया कि आज ग्लोबल लेवल पर ये हैंडप्रिंट कॉन्सेप्ट अभी लोग यूज करते हैं। और हैंडप्रिंट कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पॉजिटिवली कुछ आगे कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, कलेक्टिवली कर सकते हैं, अपने कुटुंब से मिलकर कर सकते हैं, लेकिन अपना जो जीवन शैली, अपना जो व्यवहार है, हर चीज में हम सोच सकते हैं कि हम क्या करें। हो सकता है कुछ में गलती भी कर रहे हैं, लेकिन वो सोच आती है कि नहीं आती। आज ये टाइम ऐसा आया है कि आज एक जनरल अवेयरनेस बहुत थी। जब हमने काम शुरू किया था यहाँ, तब पर्यावरण शब्द भी क्या मीनिंग है, पर्यावरण का मीनिंग कुछ ट्रीज और वो है उतना ही था, या वाइल्ड लाइफ, कोई पर्यावरण नहीं पोल्यूशन। आज पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की बात बहुत से लोग को मालूम है एटलीस्ट, और अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या कर सके और अपने जीवन में क्या हम कर सकते वो सोचना है। जी बिल्कुल सही बात है सर, खुद से ही चेंज लाना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि दूसरा करेगा या कोई दूसरा करेगा। बदलना तो हम सबको ही पड़ेगा। जी सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगला सवाल, अब कोविड एरा जो है उसमें हम जी रहे हैं और दोबारा से एक नया जो कहर है वो हो सकता है, जिसकी लहर वापस आ चुकी है। तो सर कोविड-19 में बहुत समय तक कर्फ्यू रहा, जिसकी वजह से जो आवाजाही है लोगों की वो प्रतिबाधित हो गई। तो इसकी वजह से कम वायु, कम ध्वनि प्रदूषण भी रहा। महामारी के कारण से चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि हुई और इसके अलावा सैनिटाइजेशन, केमिकल, इन सब का इस्तेमाल बढ़ गया। तो क्या ये इन सब का बढ़ना, मतलब कि इन सारी चीज़ों का यूज़ बढ़ना, क्या ये भी एक खतरा है दुनिया के लिए, या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप इस पर? आपने जब जैसे बताया कि जो लॉकडाउन हुई तो लोग को एक सोचने का टाइम भी मिल गया। तो जो हम करते थे वो ठीक ठाक नहीं ठीक था। कितने लोग सोचने लगे कि भाई हम जो जीवन जीते थे, जिसमें हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, टाइम निकालते थे, कभी भी प्रदूषण करते थे। और आपने बताया ऐसे वो प्रदूषण का जो लेवल था, वो ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई, इसलिए कम हो गया। जलंधर का वो फोटोग्राफ है, सब लोग छत पे जाके देखते हैं तो हिमालय दिखता है, तो पहले दिखता ही नहीं था पोल्यूशन लेवल के लिए। या कितने जगह जो पक्षी दिखते नहीं थे वो वापस आ गए, नाइट स्काई में हम स्टार्स को देखने लगे। तो वो तो इतना ही बता रहा है अपने को, ये इफेक्ट अपने काम से है और हम जो प्रदूषण करते हैं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हमने बताया जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट, जो हमने सैनिटेशन, जो मास्क पहनते हैं, वो किट था, वो कितना है, वो भी बहुत बढ़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है कि इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगी, तो एक तो लाइफस्टाइल में चेंज होगा। जो हम ट्रैवलिंग में तो कम हो गया, बिजनेस में भी आज कितने लोग सोचते हैं कि भाई अभी परमानेंटली कोई लोग घर से काम करे तो भी चल सकता है, कि सब लोग को इतना ट्रांसपोर्ट करके काम पे जाना है, वापिस आना है, वो सोचना है। एजुकेशन में चेंज हो गया, कितना कुछ चेंजेस परमानेंट हो गए। दूसरे हमने देखा कि हम कितने वल्नरेबल है, इसमें हम अपनी जात को एक एरोगेंस से हम समझते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन, हमको सब चीज मालूम है, हम सबको कॉन्कर करेंगे, तो हम पृथ्वी में जैसे भी जीवन करेंगे, जो भी करेंगे, अपने पर असर नहीं होने वाली है। ऐसा असर होगी कोई दवाई निकल जाएगी तो दवा से हम ले लेंगे। लेकिन आपने देखा कि कितने लोग का मृत्यु हो गई, कितने लोग का हादसित हुई, और अभी भी ये लहर खत्म नहीं हुई। तीसरी या चौथी लहर कोई देश में आ गई है। ये सोचने की बात है कि हम एक वल्नरेबल है और हम पृथ्वी से बेदरकारी से काम करेंगे
कि कोई अपनी जिम्मेदारी जैसे है ही नहीं, और हम कचरे भी कोई भी जगह डाल सकते हैं, कोई जीवन शैली में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिगाड़ सकते हैं, तो ये अभी नहीं चलने वाला है। और अगर यही करेंगे तो अपने ऊपर ही असर, वो नहीं सोचनी है कि प्लांट के ऊपर असर है, प्लांट के ऊपर तो असर होती है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन सारी पृथ्वी से निकल जाए तो भी प्लैनेट को चलने वाला है, हम नहीं चलेंगे, हमारा जीवन नहीं चलेगा। और जो जीवन हम समझते हैं, पहले हम समझते थे कि भाई पानी कोई बॉटल में हमको कोई लेने जाए, वो तो मैं छोटा सा तब तो बोले हंसी आएगी कि पानी हमको लेना पड़ेगा बॉटल में। परिस्थिति अभी है, पानी तो सब लोग अभी समझते हैं कि पानी बॉटल में, अभी थोड़ी देर में हम शायद ऐसी परिस्थिति आएगी हवाई भी हम बॉटल में से लेंगे, फ्रेश एयर तो हवाई भी बॉटल ले लो। तो ये सब पोजिशन हमने क्रिएट किया, मुंह खुल के चल नहीं सकते और श्वास नहीं ले सकते किसी जगह। पोल्यूशन क्या है, कोविड अकेला नहीं, कोविड के पहले हमने पोल्यूशन दिल्ली में, जैसे दिल्ली राजधानी में इतना हमने पोल्यूशन कर दिया कि लोगों को वार्निंग देनी चाहिए कि आज स्कूलों बंद है, आपको घर में रहो क्योंकि प्रदूषित हवा है। तो ये सब चीज अपने हाथ में है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब समस्या से हम निकल सकते हैं, अगर जागृति है तो हम ये समस्या ऐसी नहीं कि हम नहीं निकल सकते, पर लेकिन वो निकलने के लिए हम सबको कार्य में जुड़ना है, सब इंस्टीट्यूशन को जोड़ना है, जो इंडस्ट्री को जोड़ना है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे पैकिंग होती है, सबसे जोड़ना है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसकी अपनी लीडरशिप भी इसके में बोलती है कि क्या करना है। तो ये जो 10 साल है या 2030 तक का साल है, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। जो छोटे बच्चे वो अभी समझ कर बड़े हो रहे हैं, तो जो उनके माता पिता को जान है उससे भी ज्यादा है। हमारे कुछ स्कूल वाले स्कूल से जाते हैं तो माँ बाप भी हमको बोलते हैं कि देखो पानी का थोड़ा भी बिगाड़ होती है तो हम ये बच्चे हमको बोलते हैं कि नहीं कर सकते ये आप। तो ये नई पीढ़ी भी एक हो रही है, और आई वुड होप कि दे आर मच मोर कॉन्शियस and much more alert citizens than the earlier generation. जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ है, और अब जो समय सीमा है इस कार्यक्रम की समाप्त होने की ओर है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे अपने कुछ और सवाल लूंगी। प्रोफेसर साहब, जब आप छात्रों के सामने जब आते हैं, क्योंकि आप एक पर्यावरण शिक्षक हैं, तो सबसे पहले किस तरह से उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, क्या रहता है आपका सबसे पहला वक्तव्य? जो आप कर रहे हैं वो भी उसमें से कुछ डिफरेंस होगा। हर कोई भी काम कम नहीं है, कोई भी काम लेसर नहीं है। जैसे कई बार मैं बात कर रहा हूँ कि लोग यहाँ आम खाते हैं, जब मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं, तो यहाँ एक परंपरा है कि भाई जब बारिश गिरेगी तब से हम आम खाना बंद कर देते हैं। तो इस सीजन में हम खाते हैं, बहुत छोटी बात है, सीजन में खाना। भारत में मोस्ट प्लेसेस हम सीजन में खाते हैं, लेकिन आप विदेश में जाएंगे, कराची हमारे बड़े शहर में जाएंगे तो सीजन की बात ही लोगों को मालूम है। तो क्या बोलता है कि हम तो अगर विंटर में आम खानी है तो क्या तो मॉरिशस से हम लाएंगे, कीनिया से लाएंगे, फिलीपीन से लाएंगे, तो इसमें कितना पेट्रोल का यूज हुआ, कितना फॉसिल फ्यूल का यूज हुआ, वो हम समझते नहीं है। हम दाम थोड़ा ज्यादा देते हैं लेकिन समझते नहीं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बात भी समझनी है, आप सबके हाथ में है। ये जो बदलाव लाना है भारत में, जो दुनिया में बदलाव लाना है, वो सब आपको ही लीडरशिप लेनी है, नहीं मेरी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी को लेना है। तो एक एम्पावरमेंट छात्रों को, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कर रहे हैं। वो इतने अच्छे आइडियाज लाते हैं, तो वो देखना है। बिल्कुल सर, और बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, जिस तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम में समझाया है। बस मैं आपसे अंत में एक सवाल लेना चाहूंगी कि भविष्य में विज्ञान किस तरह के आविष्कार कर पाएगा जो हमें पर्यावरण उजाड़ होने जैसी आपदाओं से बचा पाएगा, और एक जो अंतिम संदेश हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक पर्यावरण शिक्षक होने के नाते आप देना चाहेंगे, वो क्या होगा? अंतिम संदेश तो यही होगा कि हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि ये पर्यावरण, ये प्लैनेट, हम उसको संभाल कर, और उसने जो हमको दिया है, अपने को फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है जो दरिया से आती है, बारिश से आती है, ये जो सुविधा कह सकते हैं, तो ये एक प्लैनेट ऐसे, अभी तो हमें एक ही प्लैनेट तो हम जानते हैं कि जिसमें लाइफ सपोर्ट है, ये अपनी पृथ्वी है। हम चांद में जाते हैं, मार्स में जाते हैं, लेकिन कहाँ भी ये नहीं है। तो ये लाइफ सपोर्ट इतना प्रेशियस है कि उसको संभालना एक जिम्मेदारी है, और हम सबको एक जिम्मेदारी से, एक एथिक्स से, नैतिकता से हमको जीवन शैली जीवनी है, और वो अगर जो करेंगे तो भविष्य अच्छा है। नहीं तो अभी बहुत सी समस्या ऐसी है कि जो अपने हाथ में रहेगी नहीं, और बाद में उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिजास्टर्स हो सकती है।
तो पद्मश्री प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरीके से पर्यावरण शिक्षक प्रोफेसर कार्तिकेय साराभाई ने हमें बताया कि बहुत सारी जागरूकता की ज़रूरत है, अपनी जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारी आपदाएं ऐसी हैं जो कि भविष्य में घट सकती हैं, उन्हें बचाना सिर्फ हमारा ही काम है। अभी भी वक्त है, उन्होंने कहा है, सुधर जाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न जाने किस किस आपदा से हम जूझते रहेंगे और आने वाले वक्त में जीवन जाने कैसा ही होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ कि खुश रहिए, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखिए, विनाश से दूर रहिए। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।